नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइत और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो पेपर लीक मामले में प्रेस नोट जारी हुआ है। 13 अप्रैल को अब अंग्रेजी की परीक्षा होगी। 24 जिलों में अब 13 अप्रैल को परीक्षा होगी। करीब 5 लाख छात्र 13 अप्रैल को एग्जाम देंगे। 13 अप्रैल सुबह 8 बजे यह परीक्षा होगी। 24 जिलों में अंग्रेजी की परीक्षा होगी। आपको बता दें कि 24 जिलों में परीक्षा रद्द हुई है। अब ऐसे में यूपी इंटरमीडिएट की अंग्रेजी की परीक्षा की जो तारीख है वो 13 अप्रैल अब तय की गई है। सुबह 8 बजे यह परीक्षा होगी। आपको बता दें कि पेपर लीक मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। तो उत्तर प्रदेश में इंग्लिश का पेपर लीक हुआ है, जिस पर अब जो परीक्षा है 24 जिलों में 13 तारीख को होगी। सस्पेंशन हुआ है और इस पे एसटीएफ की भी जांच मतलब जो सेटअप होगा। जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध राष्ट्रपति तक की कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए फिर से उनकी परीक्षा कराई जाएगी। 13 अप्रैल को फिर से जो बच्चे प्रभावित हुए हैं उनकी परीक्षा फिर से होगी। तो यूपी बोर्ड की 12वीं का जो अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ है, इसके बाद 24 जिलों में परीक्षा रद्द करने का निर्णय हुआ। यह परीक्षा आज दोपहर 2 बजे आयोजित होने वाली थी। परीक्षा रद्द होने के बाद अब 13 अप्रैल सुबह 8 बजे एग्जाम होंगे। इस संबंध में शिक्षा निदेशक एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद के विनय कुमार पांडे ने आदेश जारी कर परीक्षा के निरस्त होने की जानकारी दी। आदेश में यह भी साफ बताया गया है कि इन 24 जनपदों को छोड़कर बाकी जगह पर परीक्षा यथावत आयोजित की जाएगी। बोर्ड में जो निर्देश जारी किए हैं उसमें पेपर के जनपद बलिया से लीक होने की आशंका व्यक्त की गई है। ऐसे में बलिया के जो DIOS हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। जो पेपर लीक हुआ है उनकी पहचान 316 ED और 316 EI के सीरीज के रूप में की गई है। पेपर लीक होने पर यूपी सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं। पेपर लीक कांड की जांच STF की ओर से होगी। इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। किन परिस्थितियों में ये पर्चे लीक हुए हैं और कहां से लीक हुए हैं, किसकी मिलीभगत से हुए हैं। शिक्षा विभाग के स्तर से भी इसमें कार्रवाई की गई है और STF तथा जिला पुलिस को निर्देशित किया गया है कि इसमें सभी पहलुओं को जांच करते हुए जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करें। तो वहीं दूसरी तरफ 12वीं कक्षा के अंग्रेजी के पेपर लीक मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। अब अखिलेश ने ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश बीजेपी की दूसरी पारी में भी पेपर लीक करवाने का व्यवसाय बदस्तूर जारी है। युवा कह रहे हैं कि रोजगार देने में नाकाम बीजेपी सरकार जानबूझकर किसी परीक्षा को पूर्ण नहीं होने देना चाहती है। बीजेपी सरकार अपने इन पेपर माफियाओं पर दिखाने के लिए सही कागज का ही बुलडोजर चलवा दे। तो वहीं 12वीं कक्षा के अंग्रेजी के पेपर लीक मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर बीजेपी सरकार को घेरा है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि यूपी बोर्ड परीक्षाओं में पेपर लीक होने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज दोपहर इंटर की अंग्रेजी विषय की परीक्षा होने से पहले पेपर लीक होने के बाद गोरखपुर और वाराणसी समेत प्रदेश के 24 जिलों में परीक्षा रद्द करनी पड़ी। छात्रों के जीवन से बार बार ऐसा खिलवाड़ क्या उचित, ये सवाल उन्होंने उठाए हैं। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश में बार बार पेपर लीक होने से ऐसा लगता है कि नकल माफिया सरकार की पकड़ व सख्ती से बाहर है, किंतु इस घटना की गंभीर घटनाओं से प्रदेश की पूरी देश में होने वाली बदनामी आदि के लिए असली कसूरवार और जवाबदेह कौन है। तो ये तमाम तरह के सवाल ट्वीट के माध्यम से यहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती उठाती नजर आ रही हैं। अब इस पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि सरकार की अक्षमता में कब तक नौजवानों पर अत्याचार होगा। भाजपा के अक्षम नेतृत्व की वजह से आज नौजवानों का भविष्य खतरे में है। 24 से ज्यादा जनपदों में आज यूपी बोर्ड की परीक्षाएं पेपर लीक हो गए। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 17 से ज्यादा नौकरियों के पेपर लीक हो गए। प्रदेश का नौजवान पूछ रहा है मुख्यमंत्री जी कि आपकी अक्षमता को कब तक आखिर नौजवानों पर जुल्म और अत्याचार होगा। इस घटना की जांच होनी चाहिए। सत्ता पक्ष से जुड़े जो भी लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नई सरकार को जनता ने जनादेश दिया, लेकिन सरकार पुनः अपनी अक्षमताएं दिखाना शुरू कर चुकी है।
चलो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। हमारे तमाम संवाददाता मौजूद है इस वक्त लाइव हमारे साथ। लखनऊ से तौकीर हमारे साथ जुड़े हैं, वाराणसी से धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, गाजियाबाद से हैदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तौकीर का रुख कर लेते हैं। तौकीर, एक तरह से देखा जाए तो सियासत जमकर हो रही है, पेपर लीक हुआ, अब तारीख तय कर दी गई है, 13 तारीख को एग्जाम होंगे, लेकिन इस पर जो सियासत हो रही है उसे लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जो प्रतियोगी परीक्षाएं थी उसका जब पेपर लीक होता था तो विपक्ष कहीं ना कहीं से बड़ा मुद्दा बनाता था। समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल, चाहे वो कांग्रेस हो, ये सभी सड़कों पे निकल के इस बात का विरोध करते थे। और खास बात है कि ऐसे जो छात्र होते थे इनको अपने साथ जोड़ने की भी कोशिश होती थी कि इनको इस विरोध का हिस्सा बनाया जाए, सरकार के खिलाफ इनको खड़ा किया जाए। तो कहीं ना कहीं अब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो इंटरमीडिएट का पेपर पर्चा लीक हुआ है, बड़ा मुद्दा मिला है विपक्ष को। वो इसीलिए उसको भुना भी रहे हैं, सोशल मीडिया हो या आम जगह वो इसको मुद्दा बना रहे हैं, इसका चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल आपको हम बता दें कि इस पेपर लीक के मामले में सरकार जरूर सख्त नजर आ रही है। अभी तक एक कार्रवाई की गई, बलिया के डीआईएस थे उनको सस्पेंड किया गया। अब शाम को 7:30 बजे एक मीटिंग बुलाई गई है जिसमें सभी जो उच्च अधिकारी या यूं कहें कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से लेकर एडीजी एसटीएफ और जो गृह सचिव हैं अवनीश अवस्थी, उनको भी बुलाया गया है। मुख्यमंत्री ने खुद इस बात का संज्ञान लिया, उनके साथ बैठक करेंगे। तो फिलहाल उसके बाद भी निर्णय होंगे किसकी गलती पाई जा रही है। फिलहाल जो आपने कहा ना कि बलिया से इसकी आशंकाएं हैं, तो बलिया के इसीलिए कार्रवाई की गई सबसे पहले कि बलिया के डीआईएस को सस्पेंड किया गया है। हाँ। अब देखना होता है कि कितने अधिकारी और कितने लोग इस पूरे जो पेपर पर्चे लीक में चपेट में आते हैं। बिल्कुल, और मामला वैसा ही लग रहा है जब टेट की परीक्षा होनी थी और एग्जाम पेपर जो है वो लीक हो गया था, ये भी बड़ा रूप ले चुका था। उसके बाद से ये मामला और भी गंभीर हो जाता है। ऐसे में धर्मेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से। धर्मेंद्र, एक तरह से देखा जाए तो एग्जाम पेपर जो है वो लीक हुए हैं, तारीख तय हो गई है, बच्चों पर किस तरह का असर पड़ा और प्रशासनिक कार्रवाई क्या कुछ वहां पर देखने को मिली? देखिए राष्ट्रीय, सबसे बड़ी चीज मैं बताना चाहूंगा, पेपर लीक होते ही वाराणसी जिला प्रशासन तुरंत एक्शन में आ गया और जिस तरीके से एक्शन में आते हुए डीआईओस पर कार्रवाई की, उसके बाद एसटीएफ की टीम गठित कर दी गई है। उससे संबंधित जितने लोग आते हैं उन पे एक्शन पूरी तरह से किया जाएगा। मैं इसमें विद्यालय कैंपस में हूँ जहाँ पे परीक्षाएं चल रही थी। देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार का कोई उपद्रव न हो सके, किसी प्रकार का कोई अराजकता या राजनीतिक रोटियां सेकने में कोई सफल ना हो सके। तो जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जितने विद्यालय हैं वाराणसी जिले के आसपास जिलों में, वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और जिला प्रशासन एक्टिव मूड में है। एसटीएफ टीम रवाना कर दी गई है। जो इसके जद में आता है उस पर कार्रवाई तत्काल प्रभाव से की जाएगी। राष्ट्रीय जी, चलिए नजर बनाए रखेगा इस पर। हैदर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। हैदर, गाजियाबाद में किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आई और पेपर लीक होने के बाद बच्चों से भी बातचीत हुई होगी अगर, तो उनका क्या कुछ कहना था इस पर? देखिए, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में जहां पुलिस ने, जहां प्रशासन है, विद्यालयों के प्रशासन है, उन्होंने बहुत अच्छे इंतजाम कर रखे थे ताकि जो बच्चे स्कूल में पढ़ने या एग्जाम देने आने वाले हैं उन्हें कहीं कोई परेशानी न देखने को मिले। लेकिन जैसे ही पेपर लीक की बात आई है, जहां सूचना पट पर विद्यालयों में लिखा गया कि यहाँ स्थगित हो गया है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक आक्रोशित एक माहौल पैदा हो गया, जो कहीं ना कहीं जितने बच्चे थे वो इकट्ठे हुए, उन्होंने कहीं नारेबाजी भी की है। जब उनसे हमने पूछा तो उन्होंने खासतौर पर जनता टीवी के माध्यम से बताया कि उनको प्रभावित होते हैं क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं किसी एग्जाम के लिए, और जब वो एग्जाम देने आते हैं तो वहां पर आकर जब उन्हें पता लगता है कि एग्जाम रद्द हो गया है तो उन्हें कहीं ना कहीं एक निराशा हाथ लगती है। क्योंकि जहां ऑफलाइन होकर ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, बच्चों को और ज्यादा पढ़ाई का जो दबाव बन गया था, एग्जाम हो रहे थे ऑफलाइन, और वहां पर ऐसे टाइम पर अगर रद्द हो जाते हैं एग्जाम तो बच्चों में खासकर आक्रोशित माहौल था। और यही वजह है कि विद्यालयों के जो अध्यापक हैं उन्होंने उन बच्चों को समझाया और उसके बाद कहीं ना कहीं स्थिति को काबू पाया। जी, चले बने रहिएगा हमारे साथ। आगरा से प्रदीप कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर नजर आई और पेपर लीक होने के बाद अभी प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? हालांकि प्रेस नोट के जरिए ये जानकारी दे दी गई है कि 13 तारीख को अब एग्जाम होंगे। आप बता दें कि आगरा में जिस तरीके से 180 केंद्रों पर हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं हो रही हैं, और आज अंग्रेजी की परीक्षा थी द्वितीय पाली में 2 से लेकर 5:15 बजे तक, लेकिन जैसे ही बच्चों को जानकारी हुई कि उनका परीक्षा निरस्त हो गई है पेपर लीक होने के कारण, बच्चों को जानकारी होते ही जो भी अंग क्या नाम है जो परीक्षा केंद्र वहां पर जमावड़ा दिखाई दिया। उसके बाद लगातार पुलिस और प्रशासन भी सक्रिय हुई और वहां पर बच्चों को समझाने का काफी प्रयास किया गया और बच्चों ने वहां पर हंगामा नहीं कर। और तो कई हम लोगों ने कई परीक्षार्थियों से बातचीत भी की, उनका यही कहना था कि जिस तरीके से हम लोगों ने इतनी मेहनत की है उसके बाद में परीक्षा निरस्त हो गई है, ये काफी निराशाजनक है। और ये पहले भी हुआ है और जो योगी सरकार ने राष्ट्रपाल लगाई है वो काबिले तारीफ हो, इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि
भविष्य जी। में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। हैदर बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, धर्मेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, तौकीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अब सियासत तो हो रही है क्योंकि सरकार का गठन अभी अभी हुआ है, कैबिनेट का विस्तार भी हुआ है और एक नया मुद्दा विपक्ष के हाथ लगा है, तो विपक्ष कहीं ना कहीं इसे बनाने की पूरी कोशिश करेगी। तो 13 अप्रैल को परीक्षा होगी। पेपर ये अंग्रेजी का पेपर जो है वो लीक हुआ है। आपको बता दें कि इस पर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है और कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट के माध्यम से इस पर कौन जवाबदेह है ये सवाल उठाए हैं। चलिए बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। तो लखनऊ पेपर लीक मामले में 7:30 में लोक भवन में मीटिंग होगी। जैसा कि अभी तौकीर संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे कि 7:30 में एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो आयोजित की गई है और लोक भवन में ये मीटिंग होगी। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी, एलओ ऑर्डर प्रशांत इसमें शामिल होंगे। एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश के साथ ये मीटिंग होनी है। मीटिंग में सभी जिलों के डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और इस पर बातचीत होगी। तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर गंभीर नजर आ रही है और एक महत्वपूर्ण जो बैठक है वो 7:30 में होनी है। तौकीर भी हमें इस बात को लेकर जानकारी दे रहे थे कुछ देर पहले कि 7:30 में ये महत्वपूर्ण जो बैठक है वो बुलाई गई है। तौकीर, पहले भी हमारी बात हुई जिस पर आपने ये भी कहा था कि काफी गंभीर नजर आ रही है सरकार, वाकई गंभीरता दिखाई दे रही है। 7:30 में आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। पूरी जानकारी बैठक को लेकर देखिए, इस पूरे मामले की जो पेपर लीक का मामला है इसकी जांच एसटीएफ को सौंपी गई है। तो एसटीएफ के एडीजी जो हैं अमिताभ यश, उनको भी बुलाया गया है। खास ही इसके अलावा जो गृह सचिव हैं अवनीश अवस्थी वो मौजूद रहेंगे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, ये तीनों लोगों को बुलाया गया है। या यूं कहें कि जो जांच अधिकारी हैं वो और इसके अलावा जो इसके जिम्मेदार जिनको जांच सौंपी गई है और जो पूरी कार्रवाई को देखेंगे आगे किस तरह से जो लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई करनी है। पेपर लीक कहां से हुआ, क्योंकि ये 2 सीरीज के ऐसे पेपर थे जिनको बताया जा रहा है कि लीक हुआ। सुबह 11 बजे इस तरह की सूचनाएं आई थी, उसके बाद से ही परीक्षाएं रद्द की गई। करीब 24 ऐसे जिले हैं जो चपेट में थे जहां पर बताया जा रहा था कि ये पेपर वहां पर लीक हो चुका है, तो इसीलिए वहां पर परीक्षाएं रद्द की गई थी। तो फिलहाल अभी उन जो दोषी हैं उनकी सरगर्मी से तलाश चल रही है। पूरा खंगाला जा रहा है कि आखिर पेपर लीक कहां से हुआ और किनके हाथ ये पेपर पहुंचा है और बच्चों तक ये पेपर कैसे पहुंचा है और कितने पे बेचा गया है, इसकी भी जांच होगी। तो फिलहाल अभी 7:30 की जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इस बैठक को लेंगे और इसमें अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी होंगे कि आगे क्या करना है, क्योंकि ये बच्चों से भविष्य का मामला है। क्योंकि इंटर की जो परीक्षा है कभी आज तक इस तरह की परीक्षाएं लीक नहीं हुई, कभी पेपर लीक नहीं हुए। पहली बार है कि अब प्रतियोगी परीक्षाओं के अलावा इंटर की परीक्षा का जो पर्चा है वो भी लीक हुआ है। वाकई, और कहीं ना कहीं एक तरह से नकल माफिया जो है वो काफी एक्टिव है तौकीर यहाँ पर, और ऐसे में ये मीटिंग काफी अहम हो जाती है। अगर जिस तरह से गंभीरता भी सरकार और प्रशासन की नजर आ रही है तो इससे ये भी कयास लगाए जा सकते हैं कि कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण या बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। क्योंकि 2 दिन पहले संस्कृत के एग्जाम की अगर हम बात करें तो र्यूमर एक फैलाया गया था, अफवाह फैलाया गया था। उस वक्त ही निर्देश दिए गए थे कि अधिकारी अलर्ट हो जाएं, जो भी अफवाह फैलाते हैं उन पर तुरंत कार्रवाई हो। लेकिन आज तो सीधे सीधे पेपर ही लीक का मामला सामने आ गया। जी बिल्कुल, जिस तरह सरकार ने वादे किए थे और सरकार का गठन हुआ है, दोबारा लोगों ने भरोसा जताया है योगी सरकार पर, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। और इसी के चलते जो बच्चों का भविष्य है, क्योंकि पिछली बार 2 साल ऐसे निकले जिसमें कोरोना के चलते स्कूल नहीं खुल पाया, परीक्षाएं बाधित हुई, जो लोगों अव्यवस्थाएं थी। तो फिलहाल ये पहली बार ऐसा है कि अब सही तरीके से परीक्षाएं हो रही हैं, स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। ऐसे में पेपर लीक होना एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है और सरकार में भी सवाल खड़े होते हैं। तो जाहिर तौर पर दोषियों पर कार्रवाई तो लाजिम है, क्योंकि वो बड़े कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन देखना होगा कि किस तरह के लोग इसमें शामिल हैं। क्या ये वही पुराने माफिया हैं, नकल माफिया जो पहले से सक्रिय रहे हैं, जो जेलों में गए हैं, या फिर ये नए ऐसे लोग हैं जो अब पहली बार सक्रिय हुए हैं। तो फिलहाल कई तरह के सवाल भी हैं जिनका जवाब अभी पुलिस तलाश रही है। चले, नजर बनाए रखिएगा मीटिंग पर। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर, फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। चले बढ़ते दूसरी खबर की ओर। तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो हैं शिवपाल यादव ने आज विधानसभा में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। उन्होंने यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ा था
और जीत हासिल की थी। आपको बता दें कि इससे पहले शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। 2 बार शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसमें भी शिवपाल यादव नहीं पहुंचे थे। इस दौरान वे भरथना तहसील के नगला गांव में हो रही भागवत कथा में शामिल होने पहुंचे थे। ऐसे में वो सपा के गठबंधन दलों की मीटिंग में नहीं पहुंच पाए थे, ऐसा उनका कहना है। मैं वेद द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कोई देरी नहीं, अध्यक्ष जी ने हाथों से मुझे लेना था तो आज ले ली और आज मैंने शपथ ले ली है और सवालों के जवाब बहुत जल्दी और समय से दे देंगे। उत्तराखंड में धामी 2.0 की सरकार बनते ही एक बार फिर विकास कार्यों को तेजी देने का काम शुरू हो गया है। इसी क्रम में उत्तराखंड में प्रवास के मुद्दे पर भी चर्चा शुरू हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संकल्प पत्र के तहत हिम प्रहरी प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। सीएम धामी ने कहा कि जैसा कि हमारे घोषणा पत्र में वादा किया गया था, हम हिम प्रहरी योजना लाएंगे जो उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी जहां प्रवास तेजी से होता है, ताकि लोग रुके रहें, बाहर ना निकलें। सीएम धामी ने कहा कि हम पूर्व सैनिकों को राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में बसाने को लेकर प्राथमिकता देंगे। अपने संकल्प में दिया है कि हम हिम प्रहरी योजना लेकर आएंगे और हिम प्रहरी योजना के माध्यम से जो हमारे सीमांत के क्षेत्र हैं जहाँ पर पलायन बहुत तेजी से हो रहा है, वहाँ के लोग उन्हीं क्षेत्रों में रहें और जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, अर्धसैनिक बलों में हैं, अन्य स्थानों पर जिन्होंने काम किया है, उनको हम प्राथमिकता के आधार पर उस योजना में समाहित करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड में अब धामी कैबिनेट का विस्तार कर दिया गया है। कुल मिलाकर कई सस्पेंस भी अब खत्म हुए हैं। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि किन्हें कौन सा प्रभार सौंपा गया है। पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल के सदस्यों का इंतजार खत्म हो गया है। शपथ ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने उन्हें विभाग भी बांट दिए हैं। नई सरकार का हिस्सा बने पिछली सरकार के 5 में से 4 मंत्रियों को उनके अधिकतर पुराने विभाग सौंपे गए हैं। एकमात्र पुराने मंत्री सुबोध उनियाल के सभी विभाग बदले गए। मुख्यमंत्री धामी ने गृह, आबकारी, औद्योगिक विकास, खनन समेत सर्वाधिक 23 विभाग अपने पास रखे हैं। कई महत्वपूर्ण विभागों को उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ साझा किया है। मंत्रिमंडल में शामिल 3 नए चेहरों को उनके राजनीतिक अनुभव के हिसाब से विभागों का जिम्मा सौंपा गया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किन्हें क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुष्कर सिंह धामी, जिन्हें गृह समेत 21 विभाग सौंपे गए हैं। सतपाल महाराज, जिन्हें लोक निर्माण समेत 7 विभाग सौंप दिए गए। प्रेमचंद अग्रवाल, जिन्हें वित्त समेत 5 विभाग संभालना होगा। गणेश जोशी, जिन्हें कृषि समेत 3 विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर धन सिंह रावत, जिन्हें चिकित्सा समेत शिक्षा विभाग से जुड़े जो प्रभार सौंपे गए हैं। सुबोध उनियाल, वन समेत 4 विभाग इन्हें सौंपे गए हैं। रेखा आर्या, महिला एवं बाल विकास समेत 3 विभाग संभालेंगी। चंदन रामदास, समाज कल्याण समेत 4 विभाग संभालेंगे। सौरभ बहुगुणा, पशुपालन समेत 4 विभाग की जिम्मेदारी देखेंगे। तो चुनाव के बाद से ही जिसका इंतजार था लगभग वो खत्म हुआ है। अब 5 साल सरकार चलनी है और आगामी आम चुनाव भी है। ऐसे में देखना होगा पार्टी नेतृत्व अपने कैबिनेट के साथ कैसे तैयारी करता है और प्रदेश के लिए क्या कुछ भूमिकाएं सरकार की तरफ से निभाई जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। उत्तराखंड में 6 दिन के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मंत्रियों को विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को 6 विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे लेकर धन सिंह रावत ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। और आज विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में कल से सभी विभागों की समीक्षा की जाएगी, इस बात की जानकारी उन्होंने दी है। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बधाई भी दे रहा हूं और मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद कर रहा हूं कि उन्होंने सभी मंत्रियों को विभाग दे चुके हैं वो। और आज चूंकि विधानसभा का सत्र है, कल से हम अपने विभागों की समीक्षा करेंगे और जो दृष्टि पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, जो चुनाव में हमने लोगों के बीच में रखा, उसको लागू करने के लिए 100 दिन का एजेंडा कल से तय करेंगे। और मैं कह सकता हूं कि जो अपेक्षाएं जनता की हमसे हैं, उन अपेक्षाओं को हम जरूर जो है खरा उतरेंगे। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो जो इनोवेटिव काम हो सकते हैं उनको किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो टीचरों की कमी है उनको पूरा किया जाएगा। जो प्राचार्यों की अभी तक प्रमोशन है उनको आज मैंने कहा कि भाई जल्दी उनके प्रमोशन करने हैं। और एक
जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में लागू की गई है, उसको उत्तराखंड में सबसे पहले लागू करने का टारगेट हम रखें। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष आगामी 4 अप्रैल को उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। ज्यादा जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री 4 से 5 दिन के लिए उत्तराखंड में ही रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिन 23 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा, उसकी रिपोर्ट जल्द तैयार कर ली जाएगी और इस रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। बीएल संतोष जी 4 तारीख से और लगभग 4-5 दिन के लिए उत्तराखंड में रहेंगे। कुछ और अनेक कार्यक्रम भी है जिसमें भाग लेंगे और पार्टी के कार्यक्रमों में भी प्रतिभाग करेंगे। जो 23 सीटें हम लोगों ने लूज की हैं, उनके लिए अलग अलग कमेटी बनाकर वहाँ भेजा गया है। किस रूप में हम उनको लूज किए हैं, क्या और अच्छा कर सकते हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट हमें 1-2 दिन में मिलेगी। उसके आधार पर अगली कार्रवाई। उत्तरकाशी का लाइफलाइन कहे जाने वाले जोशियाड़ा और मुख्य शहर जोशियाड़ा को जोड़ने वाले पुल पर अवैध रूप से हो रही डंपिंग से पुल को खतरा पैदा हो गया है। 2013 की बाढ़ के बाद बने इस पुल के दोनों तरफ लोग मकानों का मलबा डाल रहे हैं। इसमें पूर्व में भी संज्ञान में आया था कि कुछ लोग जो है अपने घरों का मलबा पुल के साइड में डालते हैं, तो इस पे भी कार्रवाई पूर्व में की गई थी और वहाँ पर जो भी मलबा वलबा पड़ा था उसका एकत्रित करके अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ इसमें कार्रवाई हेतु प्रशासन को भी लिखा गया था और पुनः आपके द्वारा ये चीज़ संज्ञान में लाई गई है, क्योंकि इस पुल को बने हुए लगभग 6 से 7 साल हो चुके हैं और वहाँ पर नगर पालिका क्षेत्र और भी एनजीटी और जो भी बहुत सारे डायरेक्शन इश्यूज हैं, तो प्रशासन और नगर पालिका क्षेत्र में होने के लिए उनको भी इसके संबंध में अभी अवगत करा दिया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की। चलो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार। देश में